साथियों, डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं और बाल विकास के अंतर्गत हमने श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन किया। और आज जो हम अध्ययन करेंगे वो किशोरावस्था के विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए थे, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो मुख्य रूप से किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में जो हम जानते हैं वो मुख्य रूप से 5 सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे, मुख्य रूप से 5 पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है तुम्हारा मनोलैंगिक सिद्धांत। क्या है? मनोलैंगिक सिद्धांत। नंबर फर्स्ट, मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक जो सिद्धांत है इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो सिद्धांत है हमारा वो किसने दिया, तो बात आएगी किसकी? सिगमंड फ्राइड। किसकी? फ्राइड। किसने दिया था ये? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के? ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे। तो वे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जिनका जो मुख्य स्थान था वो था हंगरी। और बात करें कि इनके जो पिताजी थे ये यहूदी परिवार के थे और इनके पिताजी उनका व्यवसाय किया करते थे। ये अपने घर में 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके पिताजी की 3 शादियां हुई थी। इनके 7 भाई बहन थे और जिनमें ये सबसे बड़े थे। तो इनके पिताजी इन्हें लिप्जिंग ले गए और लिप्जिंग में ले जाके उनका लालन पालन और पोषण किया और इनकी अध्ययन की सुविधा की। तो जो अपने सिगमंड फ्राइड हैं इन्हें और क्या क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद के जनक। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो कौन आएगा आंसर? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड को न केवल मनोविज्ञान का ही अध्ययन किया था, उन्हें तंत्रिका विज्ञान, किसमें? तंत्रिका विज्ञान का विशेष अध्ययन किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन्होंने मनोचिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा विकास किया और मनोविश्लेषणवाद के जनक कहलाते हैं। और मनोविश्लेषणवाद पे इन्होंने गहन अध्ययन किया और इनकी जो रुचि थी और इनको जो मानना था वो ये था कि जो विकास होता है वो रुचि के अनुरूप होता है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। ये टॉपिक भी थोड़ा ऐसा है कि इसको समझने में बच्चों को कठिनाई आती है और ये कुछ टॉपिक भी ऐसा है कि कभी भी कोई परीक्षा नहीं चुकती है इसमें से क्वेश्चन उठाए बिना। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन? सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने किस किस क्षेत्र में काम किया? तो मनोविश्लेषणवाद में काम किया, तंत्रिका विज्ञान में काम किया और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने पागलों पे अध्ययन किया। किस पे किया? पागलों पे अध्ययन किया। पागलों से क्वेश्चन पूछा करते थे तो पागल कहते थे कि हम पागल नहीं है, तुम पागल है। तो इनका दिमाग बड़ा फैल जाता था कि अब ये तो मुझे ही पागल बोलने लग गए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो फ्राइड हैं, फ्राइड महोदय ने विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा है। कितनी में? 5 भागों में इन्होंने बांटा। पहले जो थी हमारी वो थी मुख्य अवस्था। कौन सी? मुख्य अवस्था, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज हम इसे कह सकते हैं। मुख्य अवस्था से इनका ये तात्पर्य था कि ये जो अवस्था है वो 0 से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों में होती है। और इन्होंने बताया कि बच्चों की जो खुशी होती है, बच्चों की जो रुचि होती है वो
अवस्था के द्वारा होती है और वो मुख्य क्रियाएं करके वो अपने आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे कि हम बात करें चूसना, क्या चूसना दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि ये बच्चे हैं, बच्चा अपने मुंह में अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है, अपने हाथ के अंगूठे चूसता है, कोई खिलौना मिल गया वो भी अपने मुंह में डालता है, यानी कि वो क्या है, उसके मुख, उसके रुचि का और उसके खुशी का केंद्र क्या है, मुख है। मुख के माध्यम से वह खुशी और आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर इस अवस्था में बच्चे को कुछ भी करने के लिए, जैसे कि उसे खिलौना मुंह में दे रहा है, अंगूठा चूस रहा है, उसे मना किया जाता है, तो इसका प्रभाव नहीं कह सकते, इसका कुप्रभाव हमें देखने को मिलता है किशोरावस्था में। जब यहाँ बच्चे को ये क्रियाएं नहीं करने दी जाती हैं, जब बच्चा शैशवावस्था में ये ओरल क्रियाएं नहीं करता है, तो किशोरावस्था में बच्चा सिगरेट पीना सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि यह शैशवावस्था का जो आपने नहीं करने दी क्रिया है, जो ये सहज क्रियाएं हुआ करती हैं, ये सहज क्रियाएं आपने नहीं करने दी, तो उनका कुप्रभाव आपको किशोरावस्था में देखने को मिलता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी, वो सेकंड है गोदीय स्टेज। कौन सी? गोदीय स्टेज, जिसे हम कहते हैं एनल स्टेज। ठीक है, गोदीय स्टेज से तात्पर्य है हमारा कि ये जो अवस्था होती है वो 1 वर्ष से लेके और 3 वर्ष तक होती है। कहाँ तक होती है? 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होती है। तो ये जो अवस्था होती है तुम्हारी, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? कभी देखना, इतने छोटे बच्चों को आपके घर परिवार में होंगे और आपने देखा भी होगा और आपने बच्चों को डांटा भी होगा कि बच्चे बाथरूम में जाएंगे सूसू पोटी करने, वहां हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, सूसू पोटी नहीं करते, यानी कि उनकी जो खुशी है वो यहाँ गुदी अवस्था में आती है। ठीक है, यानी कि गुदा के अनुसार वो अपना आनंद की अनुभूति ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तीसरी जो स्टेज है तुम्हारी, तीसरी स्टेज है तुम्हारी लिंग प्रधान। कौन सी? लिंग प्रधान। इसमें बच्चा ये जो अवस्था है तुम्हारी, इसमें इसको बोलते हैं हम फैलिक स्टेज। क्या बोलते हैं? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है कि इसमें एक ग्रंथि होती है अपनी ऑडिपस। ऑडिपस और इलेक्ट्रा आपने नाम सुना होगा। इसकी एक कहानी है कि ग्रीक में एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था ऑडिपस। क्या था? ऑडिपस। वो ऑडिपस जो लड़का है वो क्या सोचा करता था कि मेरे पिताजी मेरी माताजी से प्यार नहीं करें, मेरी माताजी से प्यार कौन करे? मैं करूं। तो इसी द्वंद्व में उस बच्चे ने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी कि वो बच्चा पितृहंता बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे माँ से लगाव था। ठीक है, माँ का प्यार पाना चाहता था वो, इसीलिए उसने सोचा कि मैं माँ की हत्या कर दूं। और ये जो बालक था वो ग्रीक में नाटक खेलने वाला कलाकार था। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया है मैंने कि ऑडिपस जो ग्रंथि होती है वो किससे मोह से जुड़ी होती है, और ये ऑडिपस जो है मात्र प्रेम से है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अव्यक्तावस्था। कौन सी अवस्था? अव्यक्तावस्था। जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे हो कि अव्यक्तावस्था, या हम इसको सुषुप्तावस्था कह सकते हैं, सुषुप्तावस्था भी हम इसको कह सकते हैं।
इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बच्चे की स्थिति होती है ये 6 से 11 वर्ष हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा किसी चीज में रुचि नहीं लेता है, ठीक है। खुशी कहाँ से मिलती है? बालक इसके बारे में खोज करता है। क्या करता है? खुशी कहाँ से मिली इसके बारे में खोज करता है। वो किसी खुशी का अनुभव या अनुभूति नहीं करता है और ये बाहरी दुनिया में मगन रहता है। क्या करता है? बाहरी दुनिया में मगन। बाहरी दुनिया में मगन से क्या तात्पर्य निकल रहा है? आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है तारे जमीन पे। वो बच्चा क्या करता है? वो अपनी खुशी के लिए स्कूल नहीं जाता है, वो अपनी खुशी के लिए घर वालों की नहीं सुनता है, घर वालों की नहीं मानता है और वो बच्चा बाहर निकल जाता है। कहीं बिल्डिंग बनी दिख रही है उसे देखता है, तालाबों के किनारे बैठ जाता है, वहां से वो क्या करता है? कुछ खोज करता है और उसे खोज कहाँ मिलती है कि तालाब से मछलियां पकड़ने में मिलती है। वहां से उन्हें बड़े गौर से देखता है, वहां घर पे आके उनकी पेंटिंग करता है। वो क्या ढूंढने गया था? खुशी ढूंढने गया था। उसकी खुशी किस में थी? सृजनात्मकता में थी। उसकी खुशी किस में थी? मछली पकड़ने में थी। उसकी खुशी किस में थी? यानी कि बाहर से खोज करने में उसकी खुशी थी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि इसी के अंतर्गत किसके? अव्यक्ता अवस्था या हम इसको सुषुप्त अवस्था हम कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत बच्चा इस अवस्था में क्या करता है? बड़ा हीरो बनता है। क्या बनता है? हीरो बनता है। हेयर स्टाइल है ना उसे चेंज करेगा, बाल संवारना, न्यू ड्रेस पहन के देखना, यानी उसको क्या है नई नई तरह की ड्रेस पहनेगा, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करता रहेगा बार बार। तो ये किस अवस्था में आएगा? अव्यक्ता अवस्था में, जो कि कहां से कहां तक है? 6 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि बच्चे की खुशी अब किस में बदल जाएगी। ये नंबर हमारा 5th पॉइंट है। और बच्चे की खुशी जो है वो प्रजनन तंत्र में इसकी खुशी समाहित हो जाती है। और फिर इसके बाद जो हम बात करते हैं कि एक लिबिडो, फ्राइड ने एक शब्द दिया था जिसका नाम था लिबिडो। लिबिडो से क्या तात्पर्य है? लिबिडो उसने बताया कि लिबिडो एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। लिबिडो एक ग्रंथि होती है और लिबिडो को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। किसमें? एक तो ऑडिपस और दूसरी थी इलेक्ट्रा, ठीक है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा में दोनों में बांट दिया। ऑडिपस जो होती है, जो जैसा कि मैंने अभी बताया था, ग्रीक में एक लड़के का नाम था ऑडिपस। तो ऑडिपस जो होती है वो मेल में पाई जाती है। मेल में ऑडिपस पाई जाएगी तो वो मातृ प्रेम करेगी। क्या करेगी? मातृ प्रेम। अगर इलेक्ट्रा होगी तो वो फीमेल में पाई जाएगी। किसमें? फीमेल में पाई जाएगी। और ये किसका संदेश है? ये जो इलेक्ट्रा फीमेल में पाई जाती है वो पितृ प्रेम का संदेश है, यानी कि लड़कियों में पाई जाती है और इसीलिए लड़कियों का मोह पिता से होता है, ठीक है। और बात करें हम ऑडिपस की, तो ऑडिपस लड़कों में पाई जाती है और जिससे पता चलता है कि लड़कों का मोह अपनी माता में होता है, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, जितने भी टेट होते हैं अपने, उन सब में फ्राइड के कुछ शब्द हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है और सीधे उन शब्दों से क्वेश्चन आ जाया करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि हम बात करें फिक्सेशन, किसकी? फिक्सेशन की। फिक्सेशन। नेक्स्ट हम बात करें नार्सिसिज्म।
नार्सिसिज्म। नेक्स्ट हम बात करें कि इरोज, क्या? इरोज, थोनाटोज, थोनाटोज। और बात करें हम ग्रेटिफिकेशन, किसकी? ग्रेटिफिकेशन। इन शब्दों से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करें, या फिर ऐसे दे दिया जाता है कि एक बच्चा अपना अंगूठा चूसता है, अपने खिलौनों को अपने मुंह में लेता है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? इसके लिए फ्राइड ने क्या शब्द दिया? तो हम इसकी बात करेंगे, फिक्सेशन दिया। यानी फिक्सेशन से क्या तात्पर्य है कि शिशु ओरल क्रियाएं करता है, यानी मुखी क्रिया करता है, जैसे कि अंगूठा चूसना, अंगूठा और खिलौने चूसना, अंगूठा और खिलौने चूसना। नार्सिसिज्म की जो बात करेंगे वो क्या है कि बच्चों को स्व प्रेम होता है, बच्चे खुद से प्यार करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे खुद से प्यार करते हैं, यानी कि स्व प्रेम, या हम कह सकते हैं इसको आत्म प्रेम। आत्म प्रेम। बच्चा रो रहा है, उसे कांच के सामने, मिरर के सामने खड़ा कर दो, बच्चा बड़ा खिलखिलाता है, बड़ा खुश हो जाता है, वो अपनी फोटो को देखकर ही खुश रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करते हैं इरोज और थेनाटोज, या हम इसको थेनाटोज भी कह सकते हैं। क्या? थेनाटोज। ये जो है, ये इरोज और थेनाटोज जो है, ये फ्राइड की दी हुई मूल प्रवृत्तियां हैं। क्या हैं? मूल प्रवृत्तियां हैं। फ्राइड ने बोला कि इरोज और थेनाटोज दो मूल प्रवृत्ति होती हैं। जो इरोज से तात्पर्य होता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति, और बात करें हम थेनाटोज की, तो थेनाटोज जो होती है हमारी, वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगर जीवन मूल प्रवृत्ति है तो सीधी सी बात है कि सफलता से जुड़ी होगी। किससे? सफलता से। अगर मृत्यु मूल प्रवृत्ति है तो वो असफलता से जुड़ी है। किससे? असफलता से जुड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की चीज है कि क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि इरोज क्या है। तो इरोज एक फ्राइड के दी हुई जीवन मूल प्रवृत्ति है। ऑप्शन आपको मूल प्रवृत्ति भी दे दिया जाएगा, मृत्यु मूल प्रवृत्ति दे दिया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जीवन मूल प्रवृत्ति है। अगर आपसे सफलता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सफलता के लिए कौन सी मूल प्रवृत्ति फ्राइड की दी हुई उत्तरदायी है या उपयोगी है, तो आप क्या दोगे? इरोज है, ठीक है। थेनाटोज क्या है? असफलता से है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। ग्रेटिफिकेशन से जो हमारा तात्पर्य होता है वो अत्यंत खुशी, जो फर्स्ट स्टेज में हमने जो बात की थी सेम वही है, और इसमें केवल चेंजिंग इतनी है कि अगर इस अवस्था में बच्चे को हमने ओरल क्रियाएं नहीं करने दी तो वो आगे चल के क्या करेगा? सिगरेट पिएगा, कुप्रभाव उस पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, हम एक बात करते हैं कि फ्राइड की हमने काफ़ी सारी चीज़ें, सिगमंड फ्राइड की काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, उनके जीवन परिचय के बारे में भी जान लिया कि वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे। तो फ्राइड ऑस्ट्रिया, वियना और हंगरी, कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रिया करना है, फिर आपको वियना करना है, नहीं, सबसे पहले ऑस्ट्रिया करना है, फिर हंगरी करना है। अगर हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों में से कोई भी ऑप्शन में ना हो तो आपको वियना करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने जो फ्राइड हैं, इन्होंने काम प्रवृत्ति पे विशेष बल दिया था, और काम प्रवृत्ति पे विशेष बल देने के कारण इनकी थोड़ी आलोचना भी हुई, और इनकी जो आलोचना की थी वो की थी कैरन हॉर्न ने। किसने की थी?
केरेन हॉर्न। केरेन हॉर्न ने क्या की? आलोचना। फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति का विकास, किशोर का विकास जो होता है वो कामुक प्रवृत्तियों से होता है, लेकिन जो केरेन हॉर्न थी इन्होंने बताया कि भाई साहब आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, केवल कामुक भावनाएं ही नहीं व्यक्ति का विकास करती हैं। व्यक्ति का विकास करने के लिए उसको उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, उच्च वातावरण की आवश्यकता होती है, उसके लिए काफी सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि फ्राइड के मत या सिद्धांत, या बोल दिया जाए कि फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत का खंडन या आलोचना किसने की, तो आपका आंसर होना चाहिए कैरेन हॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सेकंड सिद्धांत की है, यह हमारा फर्स्ट सिद्धांत हुआ है। सेकंड सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सेकंड सिद्धांत आपका आएगा कि इन्होंने आकस्मिक सिद्धांत, क्या? आकस्मिक सिद्धांत। आकस्मिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया? आकस्मिक सिद्धांत जो दिया था, सबसे पहले जो दिया था वो दिया था स्टेनली हॉल ने। किसने? स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आपके बाल विकास के अंतर्गत। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले बाल विकास के अंतर्गत प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? स्टेनली हॉल। बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत या प्रणेता कौन थे? तो स्टेनली हॉल थे। स्टेनली हॉल ने और क्या किया था? स्टेनली हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए, बालकों के विकास के लिए 2 समितियों का निर्धारण और गठन किया, जिनका नाम था बाल कल्याण समिति एवं बाल अध्ययन समिति। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इन्होंने बताया, स्टेनली हॉल ने, कि बच्चों में यानी किशोरों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं वो अचानक और तीव्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो शारीरिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, भाषाई में हम सामाजिक बोल सकते हैं। ठीक है, भाषाई परिवर्तन, और जो तुम्हारे विकास होता है वो इन्होंने बोला कि आकस्मिक और अचानक से होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें शक्ति अचानक से पता नहीं जाने कहां से भंडारित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बाल्यावस्था में बालक होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, और किशोरावस्था में अचानक से उसका शारीरिक विकास भी तीव्र होता है, संवेगों का विकास भी तीव्र होता है, सामाजिक विकास भी तीव्र होता है। और इन्होंने बोला कि क्या होता है? ये आकस्मिक सिद्धांत होता है। किसका? किशोर विकास सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्रमिक विकास की सिद्धांत करेंगे। कौन सा? क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये जो था वो आकस्मिक सिद्धांत से बिल्कुल अपोजिट था। स्टेनली हॉल ने बताया कि आकस्मिक सिद्धांत अचानक से होता है, अचानक से बॉडी में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन स्किनर, हरलॉक, थॉर्नडाइक, कौन? स्किनर, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक और हरलॉक मुख्य है इसमें। हरलॉक का विभाजन मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने बताया था कि जो किशोर अवस्था है उसे उन्होंने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो विकास जो होता है किशोरों में वो अचानक से नहीं होता है, वो क्रमिक रूप से होता है। इन्होंने
आकस्मिक सिद्धांत की बिल्कुल अपोजिट अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि व्यक्तियों में विभिन्नता होती है लेकिन विकास क्रम से होता है। जैसे कि पहले तो शिशु होता है, पहले शिशु होगा गर्भावस्था के बाद में, जन्म होने के बाद में पहले शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था होती है। किंग महोदय कहते हैं कि देखो एक साथ परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसे कि एक ऋतु के आने के बाद, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, दूसरी ऋतु आती है, उसी प्रकार बच्चे में विकास होता है, उसी प्रकार बालकों में भी हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था व किशोरावस्था एक दूसरे से बहुत एकदम घास की तरह जुड़ी हुई है, गुथी हुई है, इन्हें आप अलग अलग नहीं कह सकते हो, ठीक है। यानी कि ये क्रमिक विकास के सिद्धांत पर बल देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो मोस्टली जो आएगा आंसर वो आएगा हमारा हरलॉक। हरलॉक अगर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो स्किनर और थॉर्नडाइक को हमें कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत ये जो दिए थे वो दिए थे एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने। ये विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है, आना है क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी पेपर दे लेना, आया है और आएगा, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो होते हैं वो एरिक्सन ने दिए थे। और एरिक्सन ने क्या बताया? एरिक्सन महोदय बताते हैं कि जो समस्या होती है वो अपनी कोई संकट नहीं होती है। क्या होती है? समस्या अगर किसी व्यक्ति के पास आती है तो वो कोई संकट नहीं होती है, बल्कि वो संवेदना और हमारी शक्ति को सुदृढ़ बनाने का केंद्र होती है। क्या होती है? अपनी संवेदना, संवेदना और सामर्थ्य। सामर्थ्य को क्या बनाती है? सुदृढ़ बनाती है, सुदृढ़ बनाने का केंद्र है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि ये कहते हैं एरिक्सन महोदय जो है वो ये कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास समाज में रहकर होता है। और इन्होंने अपने जो विभाजन है, किसका सिद्धांत? सामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत है, इन्हें 8 भागों में बांटा। किसमें? 8 भागों में बांटा। अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो होता है वो हमारा होता है विश्वास बनाम अविश्वास। यानी कि शेषावस्था में ही बच्चे के बारे में हम पता कर सकते हैं, बच्चे को अनुभूति हो जाती है कि विश्वास और बनाम क्या होता है, ठीक है। यानी कि अगर बच्चा सही राह पे चलता है तो उसका विश्वास किया जाता है, अन्यथा अविश्वास तो होता ही है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सेकंड जो है वो स्वायत्तता का सिद्धांत था। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो उनका है पहल बनाम अपराध। किसका? पहल बनाम अपराध। एरिक्सन महोदय कहते हैं कि अगर बच्चे की कोई इच्छा है, ठीक है, कोई जुनून है, अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। यानी कि ये चुनौतीपूर्ण अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होती है परिश्रम बनाम
उद्यमता। परिश्रम बनाम उद्यमता से हमारा तात्पर्य होता है कि बालक इस समय अपने जो कौशल होते हैं उनका शिक्षण ग्रहण करता है, नई नई चीजें सीखना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होती है पहचान। पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति यानी कि वो बालक जो है ये इस अवस्था में वो पहचान के योग्य हो जाता है, वो उसमें वो समाज में बैठना उठना सारी चीजें पसंद होती हैं, अगर वो नहीं तो फिर वह भ्रांति का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारी उत्पादक एवं स्थिरता। कौन सी? उत्पादक बनाम स्थिरता यानी कि व्यक्ति के जो गुण हैं वो व्यक्ति के गुण और सामाजिक संस्कृति जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये ऐसे होते हैं, ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं यानी कि वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनके गुणों का स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आत्मीयता की करेंगे। आत्मीयता बनाम अलगाव। क्या? आत्मीयता बनाम अलगाव। इसका मतलब है या तो बच्चे को किसी से बहुत गहरा मोह हो जाएगा या बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें वो स्वयं को खोजने का प्रयास करता है। क्या करता है? स्वयं को खोजना। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है संपूर्णता बनाम निराशा। ये विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्णता बनाम निराशा। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि इस अवस्था में वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ तक आने के बाद वो पूरी अपने जीवन इतिहास को खंगालता है, ठीक है, और वो सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया, मैंने अपनी पत्नी के लिए क्या किया, मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने परिवार के लिए क्या किया। अगर उसे इन सारी चीजों को सोचने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है तब तो वह संपूर्णता उसके अंदर समाहित हो जाती है। अगर उसको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों के लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने तो समाज के लिए कुछ किया ही नहीं, तो उसे क्या हाथ लगती है? फिर उसे निराशा हाथ लगती है लास्ट में, ठीक है। तो ये तुम्हारे एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत है वो 8 हो गए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे मानव शास्त्रीय सिद्धांत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत। ये जो मानव शास्त्रीय सिद्धांत थे वो किसने दिए थे? मार्गरेट मीड ने। किसने? मार्गरेट मीड। इन्हें ये भी ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि ये नेट की भी यूजीसी जो नेट की परीक्षा होती है उनमें सीधा पूछ लिया जाता है और यही से सिद्धांतों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है नेट की परीक्षा में कि मानव शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया, और जोड़े बनवा लेते हैं। और मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन के कौन से सिद्धांत थे। तो ये चीजें हमें बहुत याद रखने की चीजें हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि मार्गरेट और मीड क्या कहते हैं। मार्गरेट और मीड कहते हैं कि व्यक्ति का जो विकास है वो समाज के द्वारा हुआ है, संस्कृति के द्वारा हुआ है। और इन्होंने मानव शास्त्रीय सिद्धांत जो दिया था, उन्होंने बोला कि मानव के लिए जो भी है समाज वो ये है कि उसकी रीति रिवाज, पहनाव, चाल चलन जितने भी हैं वो दृष्टिकोण से इन्होंने इसका अध्ययन किया, ठीक है। और इन्होंने भाषा पे विशेष बल दिया। भाषा जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, रीति रिवाज है वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद E.B. बटलर कहते हैं कि ये जो
मानव शास्त्रीय सिद्धांत है वो क्या है कि संस्कृति से इसका तात्पर्य होता है। और हमारी संस्कृति क्या होती है? हमारी संस्कृति जो होती है वो आप जैसा कि जानते हो कि ज्ञान, विश्वास, कला, निधि, रीति रिवाज, इन सब ये सारी चीजें जो समाहित होती हैं जिसमें वातावरण में, उसे हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मानव शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? मार्गरेट मीड ने दिया। बात करेंगे कि संपूर्णता बनाम निराशा क्या होती है, वो मैंने आपको बता ही दी है। और ये सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। आत्मीयता बनाम अलगाव, एरिक्सन का सिद्धांत। उत्पादकता स्थिरता, एरिक्सन का सिद्धांत। पहचान बनाम भ्रांति, या तो बच्चे समाज में अपनी पहचान बना लेता है या अपने आप को खो बैठता है। इसके बाद परिश्रम बनाम उद्यमता, पहल बनाम अपराध, विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्तता। ये किसके हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत के हैं। और मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। और एरिक्सन कहते हैं कि समस्या कोई कठिनाई नहीं है, कोई समस्या जो है वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। समस्या जो है ये पॉजिटिव चीज होती है। अगर समस्या होती है तो बच्चा उसे समझने का प्रयास करता है, उसे हल करने का प्रयास करता है, और समस्या को हल करने से बच्चे की संवेदना और शक्तियां कैसी होती हैं? सुदृढ़ बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो क्रमिक विकास के सिद्धांत की करेंगे। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था, स्किनर ने दिया था और थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट जो हम चर्चा, और जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो आकस्मिक सिद्धांत से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अपोजिट है। और आकस्मिक सिद्धांत में स्टेनली हॉल कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है किशोरावस्था में एकदम तेजी से होता है, अचानक से होता है, तूफान की तरह होता है, छप्पड़ फाड़ के होता है। लेकिन स्किनर, पाल और थॉर्नडाइक कहते हैं कि नहीं, क्रमिक रूप से होता है। पहले भ्रूण ही बनेगा, पहले गर्भावस्था ही होएगी, फिर शैशवावस्था ही होएगी, सीधा किशोर नहीं बन सकता। इसके बाद जो बात करेंगे हम मनोलैंगिक सिद्धांत की बात करेंगे। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिए थे? वो हमारे फ्राइड ने दिए थे। और फ्राइड की आलोचना किसने की थी? कैरन हॉर्न ने की थी। फ्राइड के कुछ शब्द हैं जिनसे जो कि सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म जो होता है वह स्वयं प्रेम होता है, आत्म प्रेम होता है। बच्चा इसमें खुद से प्रेम करता है, किसी और से नहीं, खुद से करता है। बच्चे इस अवस्था जैसे कि किशोरों में भी ये नार्सिसिज्म की भावना देखने को मिलती है। शिशुओं में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन किशोरों में भी मिलती है। किशोर हर समय अपने एक मिरर के सामने खड़े रहते हैं और अपने आप को सजाते संवारते रहते हैं और देखते रहते हैं कि मैं अब कैसा लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ, क्या मैं सलमान लग रहा हूँ, क्या मैं शाहरुख लग रहा हूँ, क्या मैं मोदी लग रहा हूँ। इस तरह से जो एक्टिविटीज करते हैं वो क्या है? वो स्व प्रेम कर रहे हैं। और ये क्या है? नार्सिसिज्म है। इसके बाद जो हम बात करेंगे कि ये जो इरोज है और थेनाटोज है, ये क्या है? इरोज और थेनाटोज है, ये फ्राइड की दी हुई मूल प्रवृत्तियां हैं, जिसमें कि इरोज जो होती है वो सफलता का संकेत करती है। किसका संकेत करती है? सफलता का संकेत करती है। और ये जीवन मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो थेनाटोज जो होती है, ये असफलता का प्रतीक है और ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो फिक्सेशन की करेंगे। फिक्सेशन क्या होता है कि शिशु मुख्य क्रियाएं करता है। अगर मुख्य क्रिया शिशु को नहीं करने दी जाती है तो वो आगे चल के किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव देखने को मिलते हैं और बच्चा क्या करता है? मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है और सिगरेट जैसे पीने लग जाता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, एक शब्द दिया था फ्राइड ने जिसका नाम था लिबिडो। लिबिडो जो है एक काम प्रवृत्ति की ग्रंथि मानी जाती है और इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस जो होती है वो मेल में पाई जाती है, जो कि वो मातृ प्रेम का संकेत है। और इलेक्ट्रा की हम बात करें तो इलेक्ट्रा फीमेल में पाई जाती है, जो कि पितृ प्रेम का संकेत है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि जो अपने किशोरावस्था के विकास का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक
मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो वो सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा था, जिसमें पहली अवस्था थी उनकी मुख्य अवस्था, यानी कि बच्चा चूसने से और निगलने से सारी क्रियाएं संबंधित होती है, यानी कि मुख के द्वारा की हुई क्रियाएं क्या होती हैं, ओरल स्टेज कहलाती है, और ये 0 से लेके 1 वर्ष तक चलती है ये क्रिया। नेक्स्ट जो हमारी आएगी वो गुद्दीय यानी एनल स्टेज आएगी। एनल स्टेज में बच्चा 1 से 3 वर्ष तक ये क्रियाएं करता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो लिंग प्रदान यानी कि फैलिक स्टेज से हम कहते हैं, और फैलिक स्टेज में क्या होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो अव्यक्ता अवस्था कहते हैं। अव्यक्ता अवस्था को हम सुषुप्ता अवस्था भी कह सकते हैं, और जिसकी एज है तुम्हारी 6 से 11 वर्ष होती है। और इस अवस्था में बच्चा मतलब बाहरी दुनिया में निकलता है अपना ज्ञान खोजने के लिए, और खुशी उसे बाहर से मिलती है, वातावरण से मिलती है, और अपने बालों को संभालना, अपने आप को सजाना संवारना, ये उसकी उसमें खुशी होती है। नेक्स्ट जो फ्राइड ने दिए थे वो प्रजनन तंत्र में उसकी खुशी बताई। नेक्स्ट जो अवस्था थी वो प्रजनन तंत्र अवस्था थी। तो आज की क्लास केवल यहीं तक। हम अगली जो चर्चा करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।